ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पुनर्नवा वरिष्ठ नागरिकों के आज के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी और साहित्यकार कृष्णचंद्र दुबे उर्फ केसी दुबे से सुरेंद्र प्रसाद की बातचीत। अनुभव की अमृत बरसाए, अनुभव की अमृत बरसाए, जीवन की है दवा। पुनर्नवा 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 पुनर्नवा। बड़े बुजुर्गों के बातों से सीखो जीवन की कला। कभी न धोखा खा पाओगे, हरदम तेरा हो भला। कभी न चलने देगा तुझ पे, कभी न चलने देगा तुझ पे बदगुमानी की हवा। पुनर्नवा 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 पुनर्नवा। बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम पुनर्नवा में सभी श्रोताओं को सुरेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत कर उनके विचार और अनुभव श्रोताओं से साझा किए जाते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम पुनर्नवा में शामिल हैं केसी दुबे, जो आरक्षी उपाधीक्षक बिहार पुलिस के पद से सेवानिवृत्त हैं। इनका पूरा नाम कृष्णचंद्र दुबे है, परंतु इनको जानने वाले अधिकांश लोग केसी दुबे के नाम से ही जानते हैं। तो सबसे पहले केसी दुबे जी, हमारे कार्यक्रम पुनर्नवा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले आप अपना पूरा परिचय बताएं। वर्तमान समय में आपका निवास स्थान कहाँ है? वर्तमान समय में भोजपुर जिला के धोबहा थाना अंतर्गत सलेमपुर ग्राम है मेरा। हाँ। गांव पर ही हम निवास कर रहे हैं। हाँ। आरा में या गांव पर, अपने गांव सलेमपुर में हम रहते हैं। हाँ। मेरा गांव जो है वो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अच्छा सर, अभी आप वहीं पर रह रहे हैं? अभी सलेमपुर ग्राम में ही से आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा। अच्छा, हम अगला सवाल हमारा है कि तो आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू हुई, गांव से या किसी शहर से? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई अपने गांव में ग्राम सलेमपुर में अपर प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई। ये अपर प्राइमरी क्या होता है सर? अपर प्राइमरी 5वां क्लास तक जो पढ़ाई होती थी उस समय, हाँ। ये अपर प्राइमरी कहा जाता था। अच्छा, तो आप 5 क्लास तक अपने गांव में पढ़े, सलेमपुर में ही पढ़े लिखे? हाँ, सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। आपने उसके बाद क्या किया, मतलब? उसके बाद एची स्कूल बलुआ, हाई इंग्लिश स्कूल बलुआ नरगदा। हाँ, यहाँ पढ़ाई कहाँ तक की? वहाँ 6वां से लेकर के 11th क्लास तक। हाँ, 11th मने इंटर आईए? हाँ, इंटर तो नहीं, उस समय 11th ही कहलाता था। अच्छा। हाँ, उसके बाद 1 साल जो पढ़ाई होती थी कॉलेज में, वो प्री यूनिवर्सिटी कहलाता था, प्राक कला। जो आर्ट्स लेते थे वो प्राक कला कहलाता था, और जो साइंस पढ़ते थे वो प्राक विज्ञान कहलाता था। 1 साल का कोर्स होता था, वही इंटर कहलाता था। 11th करने के बाद 1 साल जो प्राक कला में एचटी जैन कॉलेज आरा में हम पढ़े। अच्छा सर, सुना जाए, कहने का मतलब कि आपने 11th क्लास तक कहाँ पर पढ़े? एची स्कूल बलुआ नरगदा। अच्छा, वर्तमान जिला भोजपुर में पढ़े। उसके बाद आपकी उच्च शिक्षा कहाँ तक हुई? मेरा मतलब बीए एमए कहाँ तक पढ़ाई किए? बीए ऑनर्स हम एचडी जैन कॉलेज आरा से किए। अच्छा, एचडी जैन कॉलेज आरा से आपने बीए किया 1965 में। उसके बाद मगध विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स में मैं एमए की पढ़ाई कर रहा था। मगध विश्वविद्यालय में कहाँ? गया से। अच्छा, तो वहाँ से एमए की पढ़ाई किस विषय में सर? इकोनॉमिक्स में आपने एमए किया? किया नहीं, हाँ। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे थे। हाँ। 1966
मैंने 1966 में हाँ। दिसंबर माह में मेरा चयन हो गया पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर मेरा चयन हो गया। अच्छा सर, तो मेरा मतलब है कि आपने पढ़ाई लिखाई उच्च शिक्षा में आपने बीए तक ही किया? बीए ऑनर्स किया, बीए ऑनर्स तक आपने पढ़ाई लिखाई? हाँ, इकोनॉमिक ऑनर्स। तो पढ़ाई लिखाई के बाद आपने कब महसूस किया कि मुझे कुछ कमाना चाहिए? क्योंकि उस उम्र में आवश्यकताएं ज्यादा हो जाती हैं, घर के पैसे पर आश्रित रहना पड़ता है, इसलिए आपने कब ऐसा महसूस किया कि हमें भी कुछ कमाना चाहिए, कुछ करने के लिए कहीं जाना चाहिए? कब महसूस किए? 1966 में हाँ। हम एमए की पढ़ाई कर रहे थे मदर यूनिवर्सिटी गया में। हाँ। उस समय मैं महसूस कर रहा था कि आर्थिक कठिनाई है। अच्छा, ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि आपको महसूस हुआ कि जैसे बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, कि माता पिता के द्वारा मिलता नहीं था? क्या ऐसी परेशानी आई कि आपको महसूस हुआ कि मुझे माता पिता से और संयुक्त परिवार था उस समय। हाँ। तो सहयोग तो मिलता था, लेकिन मुझसे छोटी 6 बहनें थी और परिवार था। मेरे पिताजी से 2 बड़े भाई थे, मेरे पिताजी से बड़े। हाँ। तो वो लोग भी वृद्ध हो चुके थे। हाँ। दोनों आदमी। तो परिवार संयुक्त परिवार था। और गंगा के तट पर हम लोग हैं, तो गंगा जो हम लोगों का जमीन जो है, खेती बाड़ी जो है, हाँ। वो गंगा के तट पर ही है। अच्छा। तो गंगा का कटाव हम ही लोगों की तरफ शुरू था। अच्छा। तो गंगा कटाव का शुरू हो गया तो हम लोग का जमीन चला गया। उस समय वो गंगा के उस पार, माने नॉर्थ साइड में। हाँ। तो आर्थिक स्थिति हमको लगता यही था कि पढ़ाई परीक्षा चांस ऐसा हुआ कि सब इंस्पेक्टर की बहाली निकली। हाँ। बिहार में। हाँ। 30 पद थे सब इंस्पेक्टर के, 30 पद। उसमें जनरल कोटा में 22 था। हाँ। और 8 शेड्यूल टाइप का 8 सब थे। मैंने टोटल 30 ही वैकेंसी थी पूरे बिहार में। हाँ। और परीक्षा मैंने अप्लाई कर दिया। एक संयोग भी हुआ ऐसा कि मैंने परीक्षा का अप्लाई कर दिया। उसमें फिजिकल टेस्ट होता था पहले। अच्छा, दौड़ने के लिए। तो फिजिकल टेस्ट में हाँ। हम हमारे खेल कूद में मैंने दौड़ लगाते थे। गांव पर हम लोग कबड्डी, चीका या फुटबॉल खेलते थे। बिल्कुल। तो और लंबी कूद या ऊंचाई कूद ये सब होता था। हाँ। तो उस समय मैंने हमारा फिजिकल कंडीशन जो था वो बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही दे दिया, दरखास्त दे दिया। तो इंटरव्यू कॉल आ गया, परीक्षा में बुलाहट हो गई। तो वहाँ गए तो फिजिकल टेस्ट फिट हो गए। आपके कहने का मतलब सर, आपके कहने का मतलब कि आपने उस पद के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं किया था? कोई तैयारी नहीं की थी। आपने बचपन से अपने शौक से जो खेल कूद करते थे और शरीर से ठीक ठाक थे, इसीलिए उसी में खेल कूद थे। और हमारी एक तो आदत थी कि मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर? हाँ, फ्रीडम फाइटर थे। मेरा मतलब ब्रांच ऑफिसर घर में आपको इंफॉर्मेशन चयन की सूचना मेरे पिताजी को ही पहले मालूम हो गई, क्योंकि एसबीओ वहाँ पर आरा में जो थे। अच्छा। तो मेरे पिताजी से परिचित थे। तो उन्होंने बता दिया कि आपके लड़के का चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया है। अच्छा। तो मेरे पिताजी सब इंस्पेक्टर के पद पर योगदान के लिए राजी नहीं थे। हाँ। लेकिन अब सिलेक्शन हो गया। एक हुआ कि चलिए एक तो नौकरी मिल गई। बिना प्रयास का हम परीक्षा दिए, चयन हो गया। इंटरव्यू फेस किए, चयन हो गया। उस समय फिजिकल टेस्ट होता था। रिटेन टेस्ट होता था। और 8 डीआईजी लोगों का इंटरव्यू बोर्ड होता था। 8 डीआईजी इंटरव्यू लेते थे उस समय बोर्ड 8 डीआईजी का होता था। तो 1966 के दिसंबर में 7 दिसंबर 1966 को हमारा बोर्ड हुआ था। अच्छा। उस बोर्ड में सिलेक्शन हो गया हमारा। अच्छा सर, ये सब इंस्पेक्टर के पद पर आप कितना दिन तक रहे? सब इंस्पेक्टर के पद पर 1967 में तो चयन हो गया। पासिंग आउट परेड हुआ। जनवरी दिसंबर 1967 में पासिंग आउट परेड हजारीबाग में पीटीसी में हम लोग ट्रेनिंग लिया 1 साल। अच्छा। ट्रेनिंग में घुड़सवारी, पीटी परेड, लॉकअप की पढ़ाई होती थी। पुलिस मैनुअल की पढ़ाई होती थी।
साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की पढ़ाई होती थी, फिंगर फुट, ये सब फुट प्रिंट, ये सब की परीक्षा, सब 45 सब्जेक्ट की परीक्षा होती थी। बहुत टफ एग्जामिनेशन होता था उस समय सब इंस्पेक्टर के पद के लिए। 45 सब्जेक्ट में पास करना होता था। तो आदमी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद उस ट्रेनिंग में हम 3rd पोजीशन पर आ गए। अच्छा, पासिंग आउट परेड में। पासिंग आउट जब हुआ परेड, तो उसमें हमारा रैंकिंग हुआ 3rd। तो उस समय हमारा फर्स्ट चॉइस सब मिल गया। पुलिस डिस्ट्रिक्ट उस समय दक्षिण शाहबाद था, उसका हेड क्वार्टर डिहरी में था, डिहरी ऑन सोन में। तो वहां से हमारी पोस्टिंग हो गई यहाँ पर 2 जनवरी 1968 को हम दक्षिण शाहबाद पुलिस बल में योगदान कर दिया, बिहार पुलिस में। यानी वो आपका पहला योगदान PSI कहलाता है, प्रोफेशनल पुलिस सब इंस्पेक्टर में हमारी चयन हो गया। हम ट्रेनिंग होकर के चले आए यहाँ पर। ट्रेनिंग के बाद आपका पहला पोस्टिंग कहाँ हुआ? सासाराम में, दक्षिण शाहबाद कहा जाए, दक्षिणी शाहबाद यानी सासाराम में ही हुआ। डेहरी ऑन सोन में। डेहरी ऑन सोन में। तो आपको डेहरी ऑन सोन में रहते लगभग कितना दिन तक रहे होंगे? वहाँ पर उसी दिन योगदान मैंने किया। और मेरा योगदान करने के बाद तुरंत आरक्षी निरीक्षक कार्यालय सासाराम में हमारी 3 महीना के लिए पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, आप एक पढ़ाई लिखाई वाले विद्यार्थी थे, पढ़ते लिखते थे, और अचानक पुलिस में हो गया। आप तो भाग्य आजमाए थे, अचानक हो गया। तो आपके लिए वो काम थोड़ा सा कठिन था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई से निकले थे जी। तो, कठिन था, हाँ, बहुत कठिन था। तो किस प्रकार की कठिनाइयां आप झेले थे, जरा शॉर्ट कट बताइए कि ताकि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। वहाँ एक तो ट्रेनिंग की कठिनाइयां हुई। ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग का होता है, परेड, घुड़सवारी और लॉ की पढ़ाई। अच्छा। और 45 सब्जेक्ट थे, सबकी तैयारी करता, सब में 50% से अब मार्क्स लाना था। अच्छा। तो उसमें पास होने के बाद ही तब जाकर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होना था। तो उसमें 45 सब्जेक्ट में पास करना ही भी कठिन काम था। अच्छा। तो कठिन टास्क था, बहुत चैलेंजिंग टास्क था वो। अच्छा सर, एक बात और समझाइए हमको कि कहने का मतलब कि आप तो पुलिस ऑफिसर में हो गए थे। और पुलिस ऑफिसर और मेरे समझ में साहित्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरा मतलब कि दोनों की दिशा अलग अलग है। तो हम आपके बारे में थोड़ा सा सुने थे आपसे बातचीत के दौरान कि आप एक साहित्यकार भी हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप साहित्य में फिर कैसे रुचि ले लिए, ये तो अलग विषय है। अच्छा, ऐसी बात है कि सातवां क्लास से ही, बचपन में तो हम कहते नहीं कि विनोबा भावे का गीता पर वचन हम पढ़े थे और रामचरितमानस पढ़ते थे। ठीक, श्री रामचरितमानस। तो साहित्यिक संस्कार गीता पर वचन और रामचरितमानस से संस्कार शुरू में बचपन से ही मेरे पिताजी कहते थे कि साहित्य समझ जाओगे, रामचरितमानस पढ़ोगे तो। गीता पर वचन पिताजी ही लाए थे, तो उसको हम पढ़ते थे। उसके बाद हम 7वां में आते आते हाई स्कूल में हमको मैंने इस तरह संस्कार कहिए कि शुद्ध लिखने की प्रवृत्ति आ गई थी। हिंदी या अंग्रेजी, हम कुछ भी लिखते थे। बचपन से ही साहित्य की तरफ था, साहित्य के प्रति था। ठीक, इसके अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कहीं और भी सवाल बहुत हैं और समय की कमी है, इसलिए हम आप जानना चाहेंगे कि आप 66-68 की बात कर रहे हैं, तो इस समय आपकी उम्र क्या है लगभग बताइए, या एक्यूरेट हो तब भी बताइए। इस समय आपकी उम्र क्या होगी? अभी तो इसे सर्टिफिकेट से तो 80 पार हो गया है। 80 पार है? 80 पार हो गया है सर्टिफिकेट से भी। हाँ, अच्छा सर। तो लेकिन हमारी उम्र सही माने में आप पूछना चाहते हैं तो हम 8 अक्टूबर 1942 को हमारा जन्म हुआ था सही माने में। और हमारे पिताजी 1 महीना पहले उनकी सजा हो गई थी, जेल में चले गए थे। यानी आप देश की स्वतंत्रता से, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। हाँ, पिताजी हमारे जेल में गए, उसी जेल में ही थे तो हमारा जन्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर,
इतने लंबे समय तक आपने नौकरी किया और आज भी आप इतना बढ़िया से बोल पाते हैं, सुनकर तो थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर भी आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसीलिए बोल पा रहे हैं। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आप कब सेवानिवृत्त हुए थे, किस ईस्वी में? 2003 ईस्वी में। 2003 से 30/6/2003। 2003 में आप सेवानिवृत्त हो गए थे डीएसपी के पद पर। हाँ, अच्छा, सेवानिवृत्त के बाद आप तो निष्क्रिय हो गए कि मतलब आपको ड्यूटी जाना नहीं है, रोज नहाना खाना और ड्यूटी जाना। आप अपना दिनचर्या कैसे बिताने लगे? मेरा मतलब है कि सेवानिवृत्ति के पहले ही 1993 में हम श्री दंडी स्वामी जी महाराज का नाम सुनेंगे। जीयर स्वामी जी का नाम आप सुनते होंगे। सुने हैं। जीयर स्वामी जी के वो तो विख्यात आदमी। हाँ, तो त्रिदंडी स्वामी जी महाराज से हम शिष्य हो गए। अच्छा। 1993 में कुजी गांव है आपको, नोखा थाना में एक ठो। अच्छा। कुजी गांव में जगह हो रहा था, वहां पर गए थे, वहीं पर शिष्य हो गए हम स्वामी जी के। तो स्वामी जी के सानिध्य में आप अपना शेष जीवन बिताने लगे। और उसके साथ क्या आप प्रवचन भी करते हैं? प्रवचन तो हम नहीं करते हैं, अच्छा। लेकिन उसी साल 1994 में मेरे ही अनुरोध पर स्वामी जी महाराज ने मेरे गांव पर उन्होंने ऐसी कृपा की कि उनकी कृपा से स्वामी जी महाराज और जीवर स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी मेरे गांव में चातुर्मास व्रत करने आ गए। अच्छा। हम 93 में ही निमंत्रण करने गए थे, तो निमंत्रित किया, निमंत्रण मेरा स्वीकार हो गया, स्वामी जी की कृपा हुई। तो 4 महीना स्वामी जी हमारे गांव पर रहे। और उस समय अब डीएसपी के पद पर हम थे। डॉक्टर नंदकिशोर तिवारी जी से ससाराम से ही हम पूर्व परिचित थे। और साहित्यिक लगाव था मेरा हिंदी साहित्य से। तो साहित्यिक जिसे धर्मयुग, हिंदुस्तान, उस समय जो भी दिनमान या जो भी उस समय हिंदी पत्रिकाएं होती थी जरूर मैं पढ़ता था, या हंस, नवनीत, ये सबको हमारा साहित्यिक लगाव छूटा नहीं था। हाँ, मेरा मतलब कि साहित्यिक लगाव और थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति दोनों में दोनों हो गया। उसके बाद डॉक्टर किशोर तिवारी आ गए आरा में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होकर के। तो आपका मतलब संग साथ और बढ़ गया। संध्या में आ जाते थे, कभी कभी हफ्ता में जरूर आ जाते थे मेरे पास। तो हम लोग विनय पत्रिका का पद हमसे पढ़वाते थे, याद करवाते थे। विनय पत्रिका तुलसीदास जी वाला? अच्छा। तो वो 60-65 विनय पत्रिका के पद हमसे याद करवा दिए थे। और हम लोग बैठ कर दोनों आदमी, हम लोग एक स्वभाव के थे, हंसते थे और गप करते थे। और एक रामजी सिंह मुखिया जी थे, और संगीत का भी हमको शौक था। अच्छा सर, थोड़ा सुना जाए। मेरा मतलब है कि मेरे पास समय की कमी है। तो हाँ सर, लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत यादगार है आपके पास, तो थोड़ा सा हमारा भी काम होना चाहिए। जी। तो माननीय केसी दुबे जी, बोला जाए। बातचीत तो हम लोगों ने बहुत किए, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। जी। तो इसके साथ हम अपने श्रोताओं के लिए और आपके पसंद का एक गीत सुनना चाहेंगे, कि ताकि हमारे श्रोता गीत भी सुने और आपकी बातें भी सुने। तो अपने पसंद का एक गीत बताइए जिसे आप, हम और हमारे श्रोता भी सुनेंगे। मोहम्मद रफी का संगीत सुनाया जाए। मोहम्मद रफी साहब का? जी। अच्छा, इससे पहले वाले बातचीत में हम आपके एक गीत को जानते हैं, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। यही गीत सुना दीजिए। चलिए, हम आपके पसंद का ये गीत सुनवाते हैं। तो लीजिए अपने पसंद का गीत सुनिए रफी साहब की आवाज में, फिल्म पगला कहीं का से। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं
बुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह बुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। उम्मीद है ये गीत आपको और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आया होगा। तो माननीय केसी दुबे जी, घड़ी की सुइयां अब और बातचीत करने की इजाजत नहीं दे रही हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय सासाराम के आकाशवाणी परिवार और हमारे श्रोताओं के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अनुभव की अमृत बरसाए, अनुभव की अमृत बरसाए, जीवन की है दवा पुनर्नवा 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 पुनर्नवा। बड़े बुजुर्गों के बातों से सीखो जीवन की कला, कभी न धोखा खा पाओगे, हरदम तेरा हो भला। कभी न चलने देगा तुझ पे
कभी न चलने देगा तुझ पे बदगुमानी की हवा। पुनर्नवा 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 पुनर्नवा। श्रोताओं, आज के पुनर्नवा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी और साहित्यकार कृष्णचंद्र दुबे उर्फ केसी दुबे से सुरेंद्र प्रसाद की बातचीत। और अब इसी के साथ ही आज का पुनर्नवा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है।